बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 न्यून मांग और अधिमांग के कारण, प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अल्प रोजगार संतुलन। पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ AD इक्वल टू AS होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू AS, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई। हिंदी में समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होता है। अतः अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी नहीं होती है। मतलब कि संसाधन जितने भी होते हैं अर्थव्यवस्था में, उसके पूर्ण उपयोग के साथ जो डिमांड होती है उतना सप्लाई होता है अर्थव्यवस्था में। इस स्थिति में पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त होता है। जैसे किसी एक अर्थव्यवस्था में एक कमीज उत्पादन करने वाली एक कंपनी है, उसमें मान लीजिए 100 मशीनें, 100 व्यक्ति हैं उस मशीन को चलाने वाले। ओके, और डिमांड आती है अर्थव्यवस्था में कि हमारे 50,000 कमीज की उत्पादन करना है, डिमांड होती है। तो उसका जो मालिक है पूर्ण संसाधन का उपयोग करके, उसके पास संसाधन जो है ये 100 व्यक्ति 100 मशीन, इनका पूर्ण उपयोग करता है और एग्रीगेट डिमांड जो है 50,000 शर्ट उनको वो पूर्ति करता है, 50,000 सप्लाई करता है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा 50,000 और उसको सप्लाई करता है वो 50,000। मतलब कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति हो रहा है। तो ये पूर्ण रोजगार संतुलन होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना एग्रीगेट डिमांड हो रहा है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन प्राप्त हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला पॉइंट है अल्प रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि यहाँ पे संतुलन तो प्राप्त हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना ही हो रहा है। जैसे कि 50,000 शर्ट की डिमांड हो रही थी, लेकिन किसी कारणवश जो व्यक्ति हैं वो मान लीजिए 25,000 शर्ट की मांग करते हैं। ओके, तो इस स्थिति में जो उत्पादन करता है, जो उस कंपनी का मालिक है, वो अपनी कंपनी से कुछ व्यक्तियों को निकाल देगा, काम से निकाल देगा, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई है। उनको वो बैठा के पैसे तो देगा नहीं, इसलिए मान लीजिए उसने 50 व्यक्तियों को कंपनी से निकाल दिया और 50 ही व्यक्तियों को काम पे रखा। ओके, तो उसके पास संसाधन थे 100 व्यक्ति 100 मशीनें, लेकिन मांग की कमी के कारण उसने 50 व्यक्तियों को रोजगार से निकाल दिया और 50 मशीनें अब खाली हो गई। लेकिन उन 50 व्यक्तियों के द्वारा 25,000 कमीज का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड था 25,000 और एग्रीगेट सप्लाई हो गया 25,000, लेकिन यहाँ पे संसाधन का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि संसाधन का पूर्ण उपयोग तब होगा जब यहाँ पे इसके पास 100 लोग हैं और 100 मशीनें हैं। अगर वो इसका पूरा उपयोग करता तो उत्पादन बढ़ सकता था। तो यहाँ पे न्यून मांग की स्थिति है, इसलिए इसने संसाधन का पूर्ण उपयोग नहीं किया, यहाँ पे इसने संसाधन का कम उपयोग किया। तो इससे एक बात यह पता चलता है कि अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में अल्प रोजगार संसाधनों के पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देता है। ओके, तो अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में एक बात और निकल कर सामने आता है कि अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी होती है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो 100 व्यक्ति थे 100 के 100 काम पे थे, 100 की 100 मशीनें भरी हुई थी, तब वहाँ पे उत्पादन 50,000 हो रहा था। लेकिन अल्प रोजगार की स्थिति में वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने उसमें काम कर रहे व्यक्तियों को निकाल दिया, वहाँ के मालिक ने। तो यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। संतुलन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन संतुलन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्प रोजगार की स्थिति है। अल्प मतलब थोड़ा रोजगार की स्थिति है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहती है। और इसके साथ साथ ही अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता, जो वो 50 व्यक्ति जो बेरोजगार है, जो अपने
घरों पे बैठे हुए, काम ना होने के कारण, मांग की न्यूनता के कारण घर पे बैठे हुए हैं, वे अगर उत्पादन क्रिया में लगे होते तो उनके द्वारा उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मांग की न्यूनता के कारण उन्हें बेरोजगार होना पड़ा, और ये अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता को दर्शाता है। ओके ओके तो ये आपको पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन में अंतर पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी तो सभी लोगों को मालूम होगा, बेरोजगार कौन होता है। तो ये बेरोजगारी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोग ना तो काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, उनके मतलब काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, और न ही वे अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। न तो वे काम करने के इच्छुक होते हैं और न जो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर वे काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब कि ये अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार रहने का चयन करते हैं, मतलब वो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है। ओके, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। ये नाम से ही पता चल रहा है ऐच्छिक, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार रहने का चयन करता है। ओके, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के तैयार होते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है। वह व्यक्ति जो काम करने के योग्य है और वो उसकी इच्छा भी है कि वो काम करे, लेकिन और ये भी इसके लिए भी तैयार है कि वो जो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर भी वो काम करने के तैयार है, लेकिन काम नहीं मिलता है। अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार का सृजन करने में असफल होती है, क्योंकि समग्र मांग में कमी के कारण जैसे मैंने आपको पीछे बताया, मांग की न्यूनता के कारण कुछ व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये नियोजित उत्पादन समाहित उत्पादन से कम होता है, इसलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या अंतर है। ऐच्छिक बेरोजगारी जो अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार रहने का चयन करता है, और अनैच्छिक बेरोजगारी जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। अर्थव्यवस्था उतनी रोजगार का सृजन करने में असफल होती है। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा पूर्ण रोजगार की स्थिति का अर्थ, शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं। मतलब कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति है, मतलब कि 100 में 100 लोग पूरे काम कर ही रहे हैं, मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बात आता है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख रहा है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का अर्थ शून्य बेरोजगार की स्थिति नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में पूर्ति मांग के प्राचलों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। हाँ, हमने देखा मतलब अर्थव्यवस्था में निरंतर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण यहाँ सदैव कुछ संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। मांग में परिवर्तन के कारण यहाँ पे हमेशा कुछ संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, और यह बेरोजगारी की न्यूनतम दर जो अर्थव्यवस्था में सदैव पाई जाती है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहलाती है। ओके, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे कि हमने पीछे देखा 100 व्यक्ति जो काम कर रहे थे एक कंपनी में, मांग की न्यूनता के कारण उन्होंने 50 व्यक्ति को निकाल दिया गया। तो वो 50 व्यक्ति जो बेरोजगार हो गए वो कहीं ना कहीं तो काम की तलाश करेंगे। तो वो जो जब से निकाल दिए गए कंपनी से उस समय से लेकर नए कंपनी में जाने तक के ये 20 का जो पीरियड रहता है, जब तक वो उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, जब तक वो बेरोजगार रहते हैं, वो संघर्षात्मक बेरोजगारी है। और इससे प्राकृतिक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा न्यून मांग की अवधारणा। अब हमारा यहाँ से
जो चैप्टर में है उसको अब कंसेप्ट को समझेंगे। न्यून मांग की अवधारणा क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, न्यून मांग का अर्थ है समग्र मांग की कमी, समग्र मांग की न्यूनता, मतलब कि मांग का कम हो जाना। लोगों ने अपनी डिमांड को कम कर दिया है, अपने खर्चे को कम कर दिया है। समग्र मांग तब न्यून होता है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, जब लोग मांग कम कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो जाती है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में जितनी संसाधन होते हैं उतने संसाधन को पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देता है न्यून मांग, क्योंकि मांग कम है। अगर संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, जैसे कि पीछे हमने देखा कि 100 मजदूर थे, 100 मशीनें थी, अगर उन पूरे संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाता तो 50,000 कमीजों का उत्पादन होता। लेकिन डिमांड क्या है, न्यून है। न्यून मतलब 25,000 की डिमांड थी लोगों की। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि न्यून मांग अर्थव्यवस्था में प्रचलित संसाधनों को पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देता है, मतलब कि समग्र मांग जो होता है समग्र पूर्ति की तुलना में कम होता है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है। ओके, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ये न्यून मांग की अवधारणा आपको समझ में आ गई। ओके, न्यून मांग की कॉन्सेप्ट को हम और भी अच्छे से समझने के लिए एक रेखा चित्र का उपयोग करते हैं। न्यून मांग का माप रेखा चित्र के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं हम। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 0 यहाँ पे ये एक y इक्वल टू AS 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार की स्थिति में, ये वाला कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से G से ADF, ये वाला जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार की स्थिति में, मतलब कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और जितना डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जितना है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में इतना है, ये कर्व जो दर्शा रहा है। लेकिन मांग की कमी के कारण, अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण लोगों ने अपना मांग कम कर दिया, उसकी कमी के कारण ये कर्व घसक कर नीचे आ गया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये जो पॉइंट है यहाँ से और ये एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ से और इसके जस्ट नीचे वाला ये जो गैप बन रहा है ये न्यून मांग को दर्शा रहा है। ये जो EF जो गैप दर्शा रहा है ये न्यून मांग की स्थिति को दर्शा रहा है। ओके, पूर्ण रोजगार की स्थिति में ये ADF वक्र है, लेकिन मांग की कमी की वजह से ये वक्र नीचे खिसक जा रहा है, इसलिए संतुलन तो प्राप्त हो रहा है। न्यून मांग की स्थिति में संतुलन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे अल्प रोजगार संतुलन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त हो रहा है, लेकिन मांग की कमी के कारण अल्प रोजगार यहाँ पे संतुलन प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों का जो ये बीच का जो ये गैप है इसे न्यून मांग कहते हैं। ओके, तो ये चित्र आपको समझ में आया होगा। ओके, डन। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना न्यून मांग के कारण। हमने न्यून मांग तो देख लिया कि न्यून मांग क्या होता है, लोग अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि न्यून मांग आखिर अर्थव्यवस्था में होती क्यों है, लोग आखिर अपनी मांग को कम क्यों कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं ज़्यादा वस्तु मांगते हैं, क्यों अपनी मांग को कम कर देता है, अपने जो खर्चे को होते हैं ज़्यादा व्यय कर रहा है उसको वो कम कर देता है। तो हम इस टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति कम मांग करने लगता है अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की। ओके, सबसे पहला पॉइंट है हमारा निजी उपभोग व्यय में कमी। जैसे कि आप जानते हैं निजी उपभोग व्यय समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। निजी उपभोग व्यय मतलब कि जो व्यक्ति अपने निजी दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं खरीदता है उपभोग करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उस पर जो व्यय करता है उसमें वो कमी कर देता है। आखिर कमी के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहता है, अपने खर्चे कम करके। जहाँ वो एक दिन में
1,000 रुपये खर्च करता था, वहाँ पे वो 800 रुपये खर्च करेगा। तो वो अपने सेविंग को बढ़ा रहा है। सेविंग को बढ़ाने के लिए भी व्यक्ति निजी उपभोग व्यय में कमी कर देते हैं, अपनी जो आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वे कम कर देते हैं। ओके, सबसे पहले ये कारण हो गया, निजी उपभोग व्यय कम कर देते हैं, जिसके कारण न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। सेकंड, सरकारी व्यय में कमी। सरकार जो है सरकारी व्यय करती है, जैसे कि अस्पतालों का निर्माण, सरकारी कार्य, जैसे जो भी कार्य हो, पुलों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, उस पे होने वाले व्यय को वो कम कर देती है, क्योंकि सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां कम होने की वजह से वो सरकारी व्यय कम कर देती है। उसके पास उतने प्राप्तियां नहीं होती है जितने कि उसको व्यय हो जाता है। ओके, तो अपनी सेविंग्स को भी बचाने के लिए सरकारी व्यय में कमी कर देती है गवर्नमेंट। थर्ड है हमारा निजी निवेश व्यय में कमी। जो व्यक्ति निवेश करता है वो उस निवेश में वो कमी कर देता है, जिसके कारण भी मांग कम हो जाने की संभावना बढ़ती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा निर्यातों में गिरावट। जो हम निर्यात करते हैं, जैसे हमारा कोई वस्तु उत्पादित हो रही है इंडिया में, इसकी डिमांड बाहर भी है, विदेशों में डिमांड है और इंडिया में है ही। इंडिया में मान लो 80 क्वांटिटी डिमांड है, 80 यूनिट। ओके, और बाहर फॉरेन में 20 यूनिट डिमांड है। ओके, तो अर्थव्यवस्था में टोटल डिमांड हो रही है 100 यूनिट की, जिसमें से कि 80 यूनिट देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है और 20 यूनिट जो है विदेशी द्वारा वो डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट जो ये हो रहे थे 20 यूनिट, ये विदेश जा रहे हैं 20 यूनिट, और ये 80 यूनिट, टोटल 100 यूनिट हो गया। ओके, लेकिन किसी कारणवश जो ये वस्तु थी 800 रुपये की थी, अब ये हो गई 1000 रुपये की। तो ये वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण हो सकता है ये जो विदेशी हैं ये अब इंपोर्ट ना करें इंडिया से, क्योंकि इन्हें हो सकता है ये वस्तु महंगी पड़े, तो इन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ये इन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, मतलब कि इन्होंने डिमांड करना कम कर दिया इस वस्तु की। तो 20 यूनिट तो कम हो गए इंडिया के, अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहे 20 यूनिट, तो 20 यूनिट तो कम हो रहे हैं, और खाली अब इंडिया के लोगों के द्वारा इस वस्तु की डिमांड की जा रही है। तो टोटल यूनिट जो 100 की डिमांड हो रही थी, यहाँ पे अब केवल होगी 80 क्वांटिटी की डिमांड होगी। तो कहीं ना कहीं 100 से 80 हो गया, तो ये न्यून मांग हो गया। ओके, जहाँ 100 क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी वहाँ 80 होने लगी, तो ये मांग में कमी हुई। तो इससे पता चलता है कि निर्यात में गिरावट, एक्सपोर्ट में गिरावट के कारण भी न्यून मांग का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयातों में वृद्धि। आयात में वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया एक से। ओके, जो व्यक्ति मान लो इंडिया में किसी वस्तु की डिमांड कर रहा है 100 यूनिट की, लेकिन कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण अब वो व्यक्ति, मान लो इसमें से 20 व्यक्ति ने अपना इसी वस्तु को, जो ये इंडिया में 100 रुपये की बिक रही है, सॉरी ये जो 800 रुपये की जो वस्तु थी वो 1000 रुपये की होगी कीमत पर जाने के कारण। तो इसमें से जो कुछ लोग हैं वो इसी वस्तु का वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये वस्तु मान लीजिए हो सकता है विदेशों में सस्ती हो, जिसके कारण वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो आयात में वृद्धि के कारण भी न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये टोटल जो हमने पढ़े ये न्यून मांग के कारण है। न्यून मांग कैसे उत्पन्न होती है, इसके कारण क्या है, ये सभी हैं। 5 पॉइंट है, आप ये नोट डाउन कर लो अभी जस्ट नाउ। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यून मांग के परिणाम। आखिर जो ये लोग डिमांड की कमी कर देते हैं उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं अर्थव्यवस्था के सामने। तो सबसे पहला परिणाम निकल के आता है कि अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन, जो कि संतुलन तो प्राप्त होता है लेकिन अल्प रोजगार की संतुलन प्राप्त होता है, मतलब कि थोड़ा रोजगार रहता है। उस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बेरोजगारी बनी रहती है उस अर्थव्यवस्था में। जो संसाधन होता है उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है और
अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औसफितिक अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप। औसफितिक अंतराल क्या होता है? निम्न एडी मतलब कि निम्न समग्र मांग। निम्न समग्र मांग के कारण जो इन्वेस्टर होते हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो कम निवेश करेंगे, क्योंकि मांग की कमी के कारण वो, मान लो पिछले साल ने 1000 यूनिट का उत्पादन किया था, जिसकी मांग की कमी के कारण 800 ही बिक पाए थे, उसके 200 स्टॉक बचे रह गए थे। तो इस साल वो निवेश में कम कर देगा, मतलब कि निवेश कम करेगा, क्योंकि वो इस बार भी सोचेगा कि मैं जो उत्पादन करूँगा वो बच सकते हैं, स्टॉक मेरे बच सकता है, तो इसके कारण वो कम निवेश करेगा। कम निवेश के कारण निम्न उत्पादन, कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन के कारण कम आय प्राप्त होगा। ओके, और कम आय होगा तो कम मांग होगा। मांग मतलब कि व्यय। ओके, कम मांग होगा, निम्न समग्र मांग, ये फिर ये वाला स्थिति आ गई, और फिर इसके कारण कम निवेश होगा, फिर कम निवेश कारण ये, मतलब कि ये जो अर्थव्यवस्था है एक औसफितिक अंतराल, इस जाल में फंस जाती है, जिसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा अवांछित स्टॉक। मांग की कमी के कारण, जैसे कि कोई व्यक्ति 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, लेकिन मांग की कमी के कारण, एडी की न्यूनता के कारण वो उसके 800 यूनिट ही सेल हो पाए, 200 यूनिट उसके बच गए, जो कि कम कीमत में उसे बेचना पड़ा, मजबूरी में उसे निकालना पड़ा। ओके, तो वो उसके बाद अवांछित स्टॉक इकट्ठे हो गए। ये भी एक परिणाम है न्यून मांग का। मतलब कि ना चाहते हुए भी उस दुकानदार के पास 200 यूनिट अवांछित स्टॉक इकट्ठे हो गए, तो ये भी एक परिणाम हो जाता है। अवांछित स्टॉक न्यून मांग का एक परिणाम निकल के आता है हमारे सामने। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाभों की हानि। जो उस व्यक्ति को 1000 यूनिट का जो प्रोडक्शन किया था, उस पर जो कुछ उसको लाभ होने वाला था, तो वो जो 200 प्रोडक्ट जो बिना बिके रह गए, उसको कम कीमतों में ही बेचना पड़ा। तो यहाँ पे उसे जो 200 प्रोडक्ट्स में जो लाभ होने वाले थे, उसके वहाँ पे लाभ होने के बजाय उसको हानि हो गई। ओके, हानि तो नहीं हो गई, मतलब उसकी कम दामों में उसे बेचना पड़ा, तो ये जो लाभ होने थे उसकी उसको हानि होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा न्यून मांग के परिणाम क्या है। तो हमारे सामने 4 परिणाम है। अल्प रोजगार संतुलन होते हैं इसकी स्थिति में, औसफितिक अंतराल, अवांछित स्टॉक, और लाभ जो होते हैं उसकी हानि होती है यहाँ पे। तो ये सब न्यून मांग के परिणाम निकल के हमारे सामने आते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। ये न्यून मांग कंप्लीट हो गया हमारा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिमांग की अवधारणा। अधिमांग क्या है? एग्रीगेट डिमांड का ज़्यादा हो जाना। ओके, तो इसको हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। अधिमांग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। ओके, अधिमांग की अवधारणा। अधिमांग का अर्थ है कि अधिकता, अधिकता नहीं होगा, अधिक मांग, अधिमांग का अर्थ है कि अधिक मांग तब कही जा सकती है जब यह संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक मांग से अधिक होती है। कीन्स के अनुसार, कीन्स जो एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार समग्र मांग तब अधिक होती है जब यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होती है। मतलब कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भी उत्पादन करने की क्षमता होती है, सबको उत्पादन की प्रक्रिया में लगा दिया जाता है। पूरे जितना भी जो भी होता है उत्पादन की प्रक्रिया में लगा दिया जाता है, और उसके द्वारा जो उत्पादित होती है, मान लो जितने भी हमारे पास संसाधन है, हमने सभी को उत्पादन की प्रक्रिया में लगा दिया, और उसके द्वारा हमारे पास 10,000 किसी भी वस्तु की यूनिट, 10,000 यूनिट की उत्पादन हो पाया। ओके, लेकिन अर्थव्यवस्था में डिमांड है, लेकिन अर्थव्यवस्था में डिमांड है 11,000 की। तो ये कहीं ना कहीं अधिमांग को दर्शा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन थे उसको हमने प्रोडक्शन में लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट सप्लाई से अधिक है। मतलब कि समग्र मांग जो है
समग्र पूर्ति से अधिक है। यहाँ पे पूरे संसाधनों के उपयोग के बाद भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि जितना कि लोगों की डिमांड है। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाता है, मतलब कि लोग डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं किसी भी वस्तु की। यहाँ पे किसी एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समग्र मांग की बात हो रही है। समग्र मांग अर्थव्यवस्था में जितने जो भी वस्तु की मांग की जाती है, टोटल का ऐड सम करके सबको समग्र मांग कहते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अधिमांग की उदाहरण क्या है? अधिमांग की मतलब कि समग्र मांग की तुलना में समग्र पूर्ति का कम हो जाना, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक रेखा चित्र का उपयोग करते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये जो ADF दर्शा है पूर्ण रोजगार की स्थिति में, हमने पूर्ण रोजगार की स्थिति में पूरा हमारे पास जितना भी संसाधन है उसको हमने पूरे को लगा दिया, और उसके द्वारा जो उत्पादित हुआ, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया एक एग्जाम्पल के द्वारा 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे लोगों की डिमांड क्या हो रही है? 11,000 की डिमांड हो रही है। तो यह 1,000 जो डिमांड हो रही है अधिमांग की स्थिति को दर्शा रहा है। ये पूरे संसाधनों के उपयोग के द्वारा इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये एग्रीगेट डिमांड इतना है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग के अधिक हो जाने के कारण ये वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, और ये यहाँ जो संतुलन स्तर जो है ई से ये F, ये जो गैप बन रहा है इसे एक्सेस डिमांड अधिमांग कहा जाता है। ये जो गैप बन रहा है इसे अधिमांग कहा जाता है। ओके, तो ये रेखा चित्र अधिमांग की स्थिति को प्रकट करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अधिमांग की स्थिति, अधिमांग क्या है, अधिमांग की अवधारणा रेखा चित्र के द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है? अधिमांग के कारण। अब जो ये हमने पीछे पढ़ा था न्यून मांग के कारण था, आखिर लोग अपनी डिमांड को कम क्यों कर देते हैं? अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको लोगों ने कम क्यों कर देते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे अधिमांग के कारण। जो ये एग्रीगेट डिमांड है समग्र मांग, इसको लोग अधिक क्यों करते हैं? लोग ज़्यादा क्यों मांगने लगते हैं? किसी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी मांगने लगते हैं, क्या उनके पास पैसे अधिक आ जाते हैं या कुछ और रीज़न है? हम देखते हैं। ओके, तो हमने वहाँ पे न्यून मांग की स्थिति के कारण पढ़े थे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था निजी उपभोग व्यय में कमी। निजी उपभोग व्यय में कमी, जो कि हमने देखा था निजी उपभोग व्यय एक समग्र मांग का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो निजी उपभोग व्यय जो कि निजी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपभोग की जाती है उस पर जो व्यय करते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। अपनी दैनिक उपभोग की आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। जहाँ वो 1,000 रुपये खर्च करते थे वहाँ पे 1,500 रुपये खर्च करने लगते हैं किसी वस्तु की डिमांड पे। ओके, तो मतलब कि निजी उपभोग में टोटल मिला के वृद्धि हो जाती है, और निजी उपभोग में जब वृद्धि होती है तो ये अधिमांग की स्थिति का एक कारण का हिस्सा बन जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा निवेश व्यय में वृद्धि। जो इन्वेस्टर होते हैं वो जो निवेश करते हैं उसमें वे ग्रोथ कर देते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं, ये भी एक अधिमांग का एक कारण है। थर्ड पॉइंट है हमारा सरकारी व्यय में वृद्धि। जो सरकारी का कल्याणकारी कार्यक्रम जो चलाती है, ओके, तो सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि भी अधिमांग का एक कारण है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्यातों में वृद्धि। जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो एक अर्थव्यवस्था में जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी डिमांड विदेशों में भी है। मान लो यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था में मान लो उस वस्तु की डिमांड 80 क्वांटिटी की है और उसकी फॉरेन में 20 क्वांटिटी की है, तो टोटल मिला के 100 क्वांटिटी की डिमांड होगी। लेकिन जो ये 20 क्वांटिटी की जो ये विदेशों में डिमांड हो रही है वो और बढ़ जाती है, ये 30 क्वांटिटी हो जाती है। तो ये 80 क्वांटिटी
एक अर्थव्यवस्था की, और ये जो बाहर जो जा रही है एक्सपोर्ट में जो ये वृद्धि होगी 30 क्वांटिटी जो जा रही है बाहर, तो ये टोटल मिलके 110 क्वांटिटी हो गए। तो ये जो निर्यात में वृद्धि हो रहा है तो ये भी अधिमांग का एक कारण ही है। ओके, और आयातों में कमी, जो व्यक्ति बाहर से किसी वस्तु को इंपोर्ट कर रहा है, जो परचेस कर रहा है किसी वस्तु का बाहर विदेशों से, उसका वो बाहर से इंपोर्ट कम कर दे, और बाहर से इंपोर्ट कम कर देगा तो कहीं ना कहीं से तो उस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तो वो उसी अर्थव्यवस्था से उस वस्तु की डिमांड करेगा। ओके, तो मान लो उस अर्थव्यवस्था में 80 क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी और वो 20 क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो इंपोर्ट बंद हो गया, तो वो 20 जो क्वांटिटी है वो अर्थव्यवस्था से ही तो मांगेगा, तो जिस कारण मांग की अधिकता उत्पन्न होती है, तो ये भी अधिमांग का एक कारण है। ओके, तो आयात में कमी भी अधिमांग की स्थिति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिमांग के परिणाम। अधिमांग जो ये लोग अधिक मांग करते हैं उसके अर्थव्यवस्था के सामने क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, उसकी स्थिति को हम देखेंगे। सबसे पहले परिणाम है कि सफीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। हमने पीछे पढ़ा था न्यून मांग के परिणाम क्या निकल के आते हैं, तो उसमें थे असफीतिक अंतराल, और इसमें सफीतिकारी अंतराल उत्पन्न होता है। अधिक समग्र मांग वर्तमान संसाधनों पर मांग का दबाव डालता है। अधिमांग जो होता है वर्तमान जो संसाधन होते हैं उस पर मांग का दबाव उत्पन्न करता है, और ये उत्पादन की लागत में वृद्धि करता है। उसके बाद वृद्धि के बाद सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। अब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि के द्वारा उत्पादन स्तर में भी वृद्धि रहता है, क्योंकि संसाधन का पूर्ण उपयोग पहले से ही किया जा चुका है। तो मतलब कुल मिला के कि ये जो एक अर्थव्यवस्था सफीतिकारी जाल में फंसती चली जाती रहती है, इसी जाल में ये फंस जाती है, तो इसे सफीतिकारी अंतराल कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, और इन्फ्लेशनरी गैप के कारण अर्थव्यवस्था में महंगाई उत्पन्न हो जाती है, लोग ज़्यादा मांगने लगते हैं और अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती चली जाती है। ओके, सेकेंड है कि स्थिर जीडीपी। अधिमांग के कारण जो जीडीपी है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, क्योंकि जो संसाधन है वो स्थिर है, उसको और जो प्रोडक्शन है हमने पूरा संसाधन का उपयोग कर दिया है प्रोडक्शन में, अब इसको और बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो हमारे जो जीडीपी है वो स्थिर हो जाता है। ओके, थर्ड परिणाम निकल के आते हैं कि जो लाभ थे उसकी हानि होती है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को दूर कैसे किया जाए, मतलब इसको ठीक कैसे किया जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे जानेंगे, अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को ठीक कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या उपाय हैं, सरकार कैसे ठीक करती है या फिर कौन इसे ठीक करता है, हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।